फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम मेजरिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो कि BECC 133 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके इसे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर हमें किसी भी नेशन की अगर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है तो इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। तो इन्हें हम बारीकी से सबसेक्शंस में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है कंजम्पशन कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है, लोग किसी भी देश में कितना खर्चा कर रहे हैं। जब हम किसी भी देश के पूरे खर्चे को जब हम ऐड करते हैं तो इससे हमें नेशनल इनकम पता चलती है। ठीक है, तो इसके 4 सबसेक्शन कौन कौन से हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इसको हम आगे सेक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकम मेथड का मतलब है लोग कितना कमा रहे हैं, किसी भी देश में लोग कितना कमा रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जब उनके पैसे हम ऐड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड पता चल जाती है। ठीक है, और तीसरा मेथड होता है हमारा कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मतलब हम यानी जो देश के जो लोग हैं वो किसी भी सेक्टर में सर्विसेज जो ऐड कर रहे हैं उन सब को जब हम जोड़ते हैं तो इससे हमें वैल्यू एडेड मेथड से हम इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला वाला मेथड क्या है। सबसे पहला है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पर किया गया कोई भी खर्चा। अभी जैसे कोई भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट मेरे को खरीदना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी रिटेलर शॉप में जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना पैसा देते हैं और हम सामान लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसको किए उस पे उसको खरीदने पर जो किया गया खर्चा है, जब हम उसे ऐड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अभी जैसे आपका खर्चा, मेरा खर्चा, पूरे देश का खर्चा जब हम मिला देते हैं, ऐड अप करते हैं तो हमें मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड है इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है इसमें, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर मैं आपको पैसे दे दूं और आपको उसे खर्चा करना है तो आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, तो देश में कहाँ कहाँ खर्च होता है। सबसे पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इसका मतलब मेरा खुद का खर्चा, हाउस होल्ड को खरीदने पे, परिवार को चलाने पे जो खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है। फिर गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, जैसे एजुकेशन पे, डिफेंस पे, लॉ पे, इन सब पे जो खर्चा होता है इन्हें बोलते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और तीसरा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट को हमने 2 सबसेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी भी एक फिक्स एसेट को खरीदने पर किया गया जो खर्चा होता है। जैसे आपको कोई भी एक हो गया एसेट्स खरीदना है तो उस पर जो आप जो खर्चा कर रहे हो उसे हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा है सारा पैसा तो आप एसेट्स खरीदोगे नहीं, है कि नहीं, तो कुछ पैसा हम क्या करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसको भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, जिसे हमने बोला फिजिकल चेंज इन स्टॉक। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? अभी अगर हमें फिजिकल चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी जिस पे हम जो चेंज इन स्टॉक है जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट। हमारे देश से दूसरे देश में कितना गया और हमने वहाँ से कितना इंपोर्ट किया, जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी जब हमें नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? GDP एट मार्केट प्राइस। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में डाल लो। अभी नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है उसे हम बोलते हैं इनकम मेथड, यानी सबका पैसा जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा इनकम मेथड से नेशनल इनकम पता चल जाएगी। अच्छा, जब हम आपका इनकम, मेरा इनकम, पूरे देश का इनकम है ना, सबका इनकम जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? उसमें हमें मिलता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलता है दोस्तों? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जब हम सबका पैसा जोड़ते हैं हमें क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन यानी क्या क्या सब सेक्शंस इसके अंदर हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पैसा हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें इनकम होती है
तो वो कहाँ कहाँ से मिलता है कि नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब ये 3 तरह के होते हैं। अभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब हमें जो पैसा मिलता है, जैसे जो लोग प्राइवेट में या फिर सरकारी जो जॉब कर रहे हैं उन्हें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में डालते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है हमारा इसमें, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है दोस्तों, क्या है, वेजेस एंड सैलरी। अब ये हमें वो वाला सैलरी है जो कैश इन हैंड मिलता है, यानी जो हमें हमारे अकाउंट में आता है, या फिर हमें जो सैलरी या वेज जो हमें प्रोवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इसका मतलब कोई कोई प्राइवेट जॉब होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, 20,000 रुपये पेमेंट देंगे और साथ में क्या है, पेट्रोल फ्री, या फिर आपको आने जाने के ट्रैवल अलाउंसेस फ्री मिल जाते हैं, है ना, या फिर इंटरनेट फ्री, यानी किसी ना किसी एक तरीके से जो है आपको एक सर्विस दे दी जाती है जिस पे आपको पैसा नहीं पे करना होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ओके, और तीसरा क्या है हमारा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी या फिर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपको कुछ फंड्स जो हैं आपके नाम, आपके ही पेमेंट से काट के कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह की इमरजेंसी हो, तो आप इस फंड से जो है अपना गुजारा कर सकते हो। इसे सिक्योरिटी इमरजेंसी पर्पस में आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये 3 तरीके हो गए, इसे हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पैसे कमाना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रेंट एंड रॉयल्टी, यानी आपने एक मकान बना दिया, अब उसे भाड़े पे दे दिया, है कि नहीं, तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम, रेंट। और रॉयल्टी क्या होगी, आपने कोई एक बुक पब्लिश कर दी, अभी बुक में आपको जो है अपना खुद का ही, जैसे मुझे लर्निंग मीडिया पब्लिकेशन का ही चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस बुक में लर्निंग मीडिया डाल दूंगा, और लर्निंग मीडिया से जो है मेरी जो इनकम आ रही है, किसी भी बुक को सेल करने के बाद मैं बोलूंगा मेरे को अपना 20% जो है शेयर चाहिए, तो जो 20% जो मैंने कमाया उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, अभी तीसरा हो गया हमारा इंटरेस्ट। कोई कोई होता है जैसे बैंक हो गया हमारा, ये क्या करती है, दूसरे को लोन देती है, बदले में जो इंटरेस्ट आता है वही उसकी जो है एक टाइप का इनकम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है हमारा, प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट किसी भी तरह से हो सकता है, एक तो पहला हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस जो प्रॉफिट करके जो अपना पैसा जो कमा रही है उसे हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अभी बिजनेस वगैरह प्रॉफिट्स जो कमा रही है उसी में से कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया डिविडेंड। डिविडेंड यानी आपने कोई शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के बाद क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कुछ परसेंट जो है प्रॉफिट अपने शेयर्स होल्डर को देती है, इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड्स, इसे या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो हम सेविंग करते हैं, है ना, कुछ रिजर्व रखते हैं, कुछ सरप्लस रखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसके बाद आप में से कुछ बंदे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। अगर आपको जैसे बताया जाता है क्वेश्चन में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि इसमें से जो है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट से कमाया गया जो पैसा होता है उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अभी आप में से कुछ बंदों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि जो ठेले वाले कमा रहे हैं, जो हमारा मोची कमा रहा है, जो धोबी कमा रहा है, उनके पैसे कहाँ गए। दोस्तों उनके पैसे को भी हम कैलकुलेट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे मिक्स्ड इनकम। जो रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, है ना, जो ठेले वाले जो होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो जो कमाते हैं उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अभी हमारा जो है इन सब के पैसे जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको बोला जाए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है पर आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप ऐड कर दोगे। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप हमारे सेकेंड पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना मत भूलिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जिसने सेकंड पार्ट देखा है वो आसानी से इसको समझ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, यानी प्रॉफिट से निकालना। जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं सबके प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर दोगे, सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, है ना। तो
वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस फॉर्मूले को आप कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और जब हम सभी के प्रॉफिट को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है हमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दो जगह मिलता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड में और एक वैल्यू एडेड मेथड में। जबकि हमारा जो इनकम मेथड होता है, जब हम उसे ऐड करते हैं तो हमें दूसरा फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए। उसके बाद कभी कभार होता है आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, इतना आप सिंपल सा जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्वेश्चंस जो आते हैं ना दोस्तों एग्जाम में, वो इतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कभी कभार आपको क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया रहेगा डायरेक्टली, है कि नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, इन सबको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो बीच में जो कंजम्पशन हो रहे हैं ना, उसे बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली दिया नहीं रहता, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया रहता है कि नहीं। तो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया गया है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप इससे आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो। यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको नहीं दिया है, अगर आपको सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया है तो आप सिंपली क्या करोगे, उस पर इंपोर्ट को ऐड कर दोगे, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। इस फॉर्मूले को कहीं नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप बुक खोल के बैठे हो, इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में। और एक नोटबुक ज़रूर मेंटेन कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया गया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब किसी भी गुड्स का मार्केट वैल्यू, अगर आपको वो नहीं दिया गया है, फिर आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको निकालना है तो आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, ठीक है। सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। अभी सेल्स भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे, जितना प्राइस है और जितनी क्वांटिटी है, इनको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको सेल्स मिल जाता है। और चेंज इन स्टॉक अगर आपको देखना है तो फिर इसका क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है दोस्तों। ये है इसका फॉर्मूला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, आप क्या करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे। सेल्स के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले को करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। ऊपर वाला फॉर्मूला यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के फॉर्मूले से डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट को अगर हम वो करेंगे तो फिर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता चल जाएगा, और इससे हमें जो है वैल्यू एडेड का पता चल जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले आउटपुट की वैल्यू निकालो, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप निकाल दोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, डोमेस्टिक सेल्स दिए रहते हैं, है कि नहीं। तो डोमेस्टिक सेल दिया रहता है तो फिर उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। जैसे बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ टफ नहीं है। आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है और आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स, इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट को आप ऐड कर दोगे, तो फिर आपको जो है डोमेस्टिक सेल्स से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक और बार बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको अगर निकालना है, आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है तो उसमें चेंज इन स्टॉक और एक्सपोर्ट को आप ऐड कर दोगे, तो आपको जो है डोमेस्टिक सेल्स से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, अभी इसमें एक मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लो कि एक फार्मर कुछ वीट उगा रहा है और वहाँ से लेके बेकर तक जो आप ब्रेड फाइनल गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हो, वहाँ तक जो आपको प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। जैसे फार्मर है, ऐसा मान के चलते हैं कि उसका खुद का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है, ठीक है, पर वो जो वैल्यूज़ जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ 500 रुपीज़ की है, तो उसकी वैल्यू ऐड कितनी होगी, यानी प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 500 रुपया हो गया, है ना। अभी वो मिलर के पास जाएगा, मिलर क्या करेगा, 500 रुपये में उसे खरीदेगा, 200 रुपये की उसमें वैल्यू ऐड करेगा और उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा, है ना। बेकर क्या करेगा, उसी 700 रुपये में खरीदेगा, 300 रुपये अपने ऐड कर दिया मान लो, तो 1000 रुपये की उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। तो वैल्यू जितनी भी एडेड है, वैल्यू एडेड 500 प्लस 200 प्लस 300, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो इससे हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है,
ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है मतलब सभी वैल्यू एडेड को हम जब ऐड करते हैं तो इससे क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। इससे अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे सेकेंड चैप्टर को इसमें वीडियो में आप एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के फॉर्मूला हमें कैसे निकालने हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे जाना है, अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ इसमें सेकेंड चैप्टर को अच्छे से देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। ओके अभी दोस्तों क्या होता है, जब हम वैल्यू एडेड सर्विस को जब हम ऐड करते हैं ना तो इसमें क्या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है। यानी क्या होता है, डबल काउंटिंग में क्या है, एक ही चीज़ को दो बार गिना जा रहा है। जैसे इस वाले में आप देखो, इस वाले एग्जाम्पल में दो चीज़ दो बार आ रहा है कि नहीं। जैसे इसमें देखो, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने 500 रुपया लिया, फिर 700 रुपया लिया, फिर इसकी वैल्यू कितनी आई टोटल। वैसे वैल्यू ऐड आप अगर करोगे तो देखो इसमें 1000 आ रही है, पर इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 2120 समथिंग बन रहा है, मतलब जो है ज़्यादा आ रहा है इसकी वैल्यू, है कि नहीं। तो इसका हमारे पास अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो एक ही चीज़ जो है दो बार कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। जैसे देखो 500 रुपीज़ यहाँ पे लिया, 700 रुपीज़ यहाँ से लिया, इसका आ रहा है वैल्यू कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, जबकि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, 1000 आ रही है कि नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा उसका जो फाइनल जो सम आता है इसे हम जो है नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, या फिर वैल्यू जितनी टोटल एडेड है इन सबको काउंट करेंगे। देखो सबकी वैल्यू सेम आ रही है ना, 500 प्लस 200 प्लस 300, तो हम करेंगे 1000 और इसकी जो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट है उसे भी निकालेंगे, फाइनल आउटपुट जो निकालेंगे वो भी हमारा जो है सेम होता है। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट मेथड से इन सबको ऐड करेंगे, या फिर ग्रॉस ऑफ वैल्यू एडेड, यानी सारे वैल्यू एडेड को जब हम जोड़ते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हम बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ओके अभी हमारे पास तीन मेन इसमें फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले हो गया हमारा प्राइवेट सेविंग, है ना। तो प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके। अभी हम पढ़ रहे हैं सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स क्या होती हैं, तीन तरह से हम उसे डिस्टिंग्विश करते हैं। सेविंग यानी लोग कितना पैसा जमा रहे हैं, ठीक है, कितना वो सेव कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सेविंग। ठीक है, तो सेविंग जनरली तीन तरह के हो सकती हैं। एक तो प्राइवेट सेविंग है, एक गवर्नमेंट की सेविंग है, और तीसरा क्या है, नेशनल सेविंग। तो इन्हीं को हम इस सब सेक्शन में बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों जो प्राइवेट सेविंग है यानी पर्टिकुलर किसी भी एक फैमिली की बात करते हैं या किसी भी एक हाउस होल्ड की बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग में क्या आता है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। यानी कोई भी, जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी कमाते हैं, है ना, तो पिताजी जो कमा रहे हैं उसे हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। और उसमें से जैसे हम जो खर्चा करते हैं, जैसे दूध लाना है, एजुकेशन में खर्चा करना है, ठीक है, हमारी नॉर्मल क्लोथिंग में खर्चा करना है, कोई हाउस होल्ड खरीदना है, तो ये सारी जो कंजम्पशन है उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेविंग। सिंपल सा फंडा है, जितना हमने पैसा कमाया उसमें से जितना खर्चा किया वो जो बाकी बच गया उसे हम बोलते हैं सेविंग। सिंपल फंडा है कि नहीं। तो प्राइवेट सेविंग अगर हमें निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है कि नहीं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो गया, उसमें जीडीपी अगर हम ऐड करेंगे, उसमें से टैक्स निकालना है, ट्रांसफ़र पे निकालना है, इंटरेस्ट निकाल देंगे, और उसमें से जो है इंटरेस्ट ऐड करेंगे, उसमें से कंजम्पशन को जो है निकाल देंगे, तो हमें प्राइवेट सेविंग मिल जाती है। जीडीपी को इसमें वाई से डिनोट किया गया है, बाकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को एज इट इज़ लिखा गया है, टैक्स, ट्रांसफ़र पे और उसमें इंटरेस्ट, और उसमें से टैक्स माइनस करके जो कंजम्पशन होता है उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट सेविंग। ठीक है, अगर प्राइवेट सेविंग का जो रेशियो है अगर हमें ये निकालना हो तो सिंपल फंडा क्या है, प्राइवेट सेविंग डिवाइडेड बाय प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। ये है हमारा सिंपल फंडा अगर आपको प्राइवेट सेविंग का रेशियो निकालना है। ठीक है, प्राइवेट सेविंग का रेशियो है प्राइवेट सेविंग यानी जितना आपने सेव किया है उसमें से प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम को जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सेव करने का जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं गवर्नमेंट सेविंग पे। इसमें गवर्नमेंट का जो इनकम है उसमें से गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसे हम निकाल देंगे, तो गवर्नमेंट का जो है
सेविंग हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट की सेविंग निकालने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला है टैक्स। टैक्स जो है गवर्नमेंट कमाती है। अभी जो हम कमाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट की इनकम होगी, समझ गए। उसके बाद ट्रांसफ़र पे उसमें से माइनस करना है, यानी ऐसे कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पे। यानी वो किसी तरह का सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, पर फिर भी जो है हमें उन्हें जो है पेमेंट देनी पड़ती है। गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट देती है कि नहीं, पेंशन देती है। तो वो क्या गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर में आ जा रहा है, वो क्या वो हमारा जो है डेबिट हो रहा है ना, गवर्नमेंट के अकाउंट से तो डेबिट हो रहा है ना, तो इसलिए हम ट्रांसफ़र पेमेंट को माइनस कर रहे हैं। उसमें से इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, आरबीआई के पास कोई लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट ले रही है, तो गवर्नमेंट ही तो है ना जो इंटरेस्ट दे रही है हमें। किसी भी चीज़ पे जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है तो वो क्या करती है, पैसे लेती है, उस पर फिर इंटरेस्ट पे करती है, तो उसे भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो कुल मिलाकर टैक्स उसका इनकम हो गया, ट्रांसफ़र पे माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो टोटल इनकम हो जाता है। उसमें से गवर्नमेंट कितना परचेज कर रही है, गवर्नमेंट कितना डिफेंस पे, लॉ पे, है ना, उन सब में, एजुकेशन पे जो खर्चा कर रही है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट की सेविंग्स आ जाएंगी, है ना। तो इसी को हमने जो है टैक्स को टी से डिनोट किया, ट्रांसफर पेमेंट को टी आर से, इंटरेस्ट को आई एन टी से, और जी यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें हमने शो किया। तो ये गवर्नमेंट की जो है प्रॉपर हमारी सेविंग निकल के आ जाती है। तीसरा हो गया दोस्तों नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग का मतलब क्या है, जो पूरे नेशन की जो सेविंग्स हो रही है कि नहीं, इसमें हर चीज़ आ जाता है दोस्तों। आपकी सेविंग, मेरी सेविंग, देश की सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग, हर चीज़ जब हम इसमें ऐड कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं नेशनल सेविंग, ठीक है। तो नेशनल सेविंग का मतलब क्या है, नेशनल सेविंग का मतलब हो गया प्राइवेट की सेविंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड फर्म्स की सेविंग प्लस गवर्नमेंट की सेविंग। जब हम इन सबको ऐड करते हैं, ऊपर जो हमने दो फॉर्मूले पढ़े ना दोस्तों, इन्हीं को जब हम प्लस कर देते हैं ना, तो लास्ट में आपको मिलता है, क्या मिलेगा आपको, y प्लस एन एफ आई ए माइनस सी माइनस जी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। इन सबको जब हम टोटल करेंगे हमारे पास सिर्फ इतना ही आता है। तो दोस्तों अगर हमें नेशनल सेविंग निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अल्टीमेटली जीएनपी माइनस सी माइनस जी, ठीक है। यहाँ पे सी हो गया हमारा कंजम्पशन प्राइवेट का, और जी मतलब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने 2 साल का डेटा लिया, ईयर 2019 का लिया और ईयर 2020 का लिया। अभी 2019 में मान लो कि एक कारपेंटर है जो 4 चेयर्स बनाता है, ठीक है, और एक चेयर की कीमत होती है 1000 रुपये, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 में, इसमें क्या है, वही कारपेंटर 3 चेयर बनाता है, पर एक चेयर की प्राइस वो 3000 रख देता है ना। तो ईयर 2019 में उसने कितना कमाया, 4000 रुपीज़ कमाया, जबकि ईयर 2020 में कितना कमाया, उसने 9000 कमाया, पर प्रोडक्शन 2019 में ज़्यादा था, है कि नहीं। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस प्राइस हमेशा सेम होता है, और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हम मनी को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी अगर देखा जाए तो 2019 से 2020 में क्या है, नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है कि नहीं, यानी ज़्यादा पैसे कमाए उस बंदे ने, पर जो 2019 के मुकाबले प्रोडक्शन कम हुआ है। तो रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, बेस ईयर को देखते हुए कितने प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे रियल जीडीपी 2019 में ज़्यादा था, 2020 में कम है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 2019 में जो है कम है, पर 2020 में जीडीपी ज़्यादा है कि नहीं। तो ये इसे हम बोलते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे है प्राइसेस इंडेक्सेस के बारे में। प्राइसेस इंडेक्सेस दोस्तों 2 टाइप की हैं, एक है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर और दूसरा है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना है तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करते हैं, तो इससे हमें क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है दोस्तों, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर 2020 में हमने जो एग्जांपल देखा उसमें 9000 बाई 3000 करेंगे तो फिर हमारी कितनी आ रही है, 300 आ रही है, तो ये है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये क्या करती है, एवरेज लेवल प्राइसेस को जो है मेजर करती है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो एवरेज लेवल होता है ना, उसे ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या
कैलकुलेट करती है। ठीक है, अभी दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हमें किसी भी साल का मेजर करना है, इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है करंट ईयर कितना अभी रेट है डिवाइडेड बाई प्राइस इन बेस ईयर कर दो, उसे 100 से कर दोगे तो इनकी जो वैल्यू होती है वो जनरली परसेंटेज में आती है, इंटू 100 मतलब %। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का रेट मतलब कितनी महंगाई हो गई है। जैसे मान लो 2019 में कोई भी चीज़ 5 रुपए की थी और 2020 में वही चीज़ जैसे मान लीजिए 15 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो 5 रुपए से 15 रुपए में जो उसी प्रोडक्ट में जो पैसे में इंक्रीज हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 15 अभी हो गई है, 5 पहले थी, है ना। तो अगर इन्फ्लेशन हमें कैलकुलेट करना है तो कितना हो रहा है, अभी जैसे 15 रुपया इस साल की है माइनस पिछले साल कितनी 5 थी, है ना, तो 10 रुपये का जो है इन्फ्लेशन है। पर अगर हमें इन्फ्लेशन की रेट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इन्फ्लेशन रेट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई पिछले साल कितनी थी 5 इंटू 100। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 यानी 2 इंटू 100 यानी कितना हो रहा है 200% इन्फ्लेशन। समझ सकते हो कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है कोई भी चीज़। तो ऐसे हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें पता चल जाती है महंगाई कितने दर से बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर अगर मान लो हमें दिया हुआ है कि पहले 100 था, उसके बाद वो 112 हो गई है ना। इस वाला जो एग्जांपल है इसमें जैसे जीडीपी डिफ्लेटर 100 था 112 हो गया है, तो फिर इन्फ्लेशन रेट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल डिफ्लेटर है इंटू 100 करेंगे तो 12% जैसे इन्फ्लेशन हो गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर से भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। जीडीपी तो हम बार बार कैलकुलेट कर ही रहे हैं, पर इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या क्या लिमिटेशन है अभी देखो, जैसे इससे हमें जो है जीडीपी के कॉम्पोजिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो पाता है। जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं हो सकता है जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, पर इकोनॉमी वेलफेयर हो सकता है कि डाउन जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है जिसमें गोला बम बारूद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, पर जीडीपी आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आई है, पर इकोनॉमी में जो वेलफेयर है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ज़्यादा हो, है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है, लोगों की वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी हो रही है कि नहीं। दूसरा है पॉपुलेशन इफेक्ट इज इग्नोर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीडीपी हमारी इंक्रीज कर रही है मतलब ग्रोथ हो रही है, ऐसा हमें लगता है, पर ज़रूरी नहीं है इससे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो रही है। लार्ज कंट्रीब्यूशन बाय फ्यू, इसका मतलब क्या है, कुछ टाटा अंबानी हो गए जो बिजनेसमैन हो गए बड़े बड़े, वो बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि कुछ जो छोटे मोटे शॉपकीपर हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो ओवरऑल जीडीपी देखा जाए तो वो ज़्यादा आएगा, पर इससे लिविंग कंडीशन में कोई खास फर्क नहीं आता है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही ये जीडीपी नहीं बताती है, और लीगल प्रोडक्ट्स को ही इंक्लूड करते हैं। कहीं काला बाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें से जो पैसा कमाया जा रहा है उसे जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। अभी हमारा 2 मेन टॉपिक और बच रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, और यही हमारा इस टॉपिक का फाइनल टॉपिक होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दोस्तों क्या होता है, ये क्या करती है, इट डील्स विद द पेमेंट ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रही हैं, जो अभी जो बन रही हैं, उनके पेमेंट से जो है करंट अकाउंट डील करता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या लेते हैं, 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा क्या है बैलेंस ऑफ सर्विसेज, और तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी जो सामान हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या है, विजिबल ट्रेड को जो है इंक्लूड करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के। बैलेंस ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, जो इनविजिबल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पर किसी ना किसी तरीके से हो रहे हैं, जैसे कोई सर्विसेज हो रही हैं, न्यूज़ हो गया, बैंक हो गया, जर्नलिज्म की वजह से जो हो रहा है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे बैलेंस ऑफ सर्विसेज में ही आते हैं। यानी सर्विसेज की जो
जो लेन देन हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। और तीसरा है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा कोई रिलेटिव है किसी जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है ना, तो उसे हम जो ट्रांसफ़र करते हैं ना दोस्तों, और इसके बदले में क्या है, हम लोग तो कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ से जा रहा है एज अ गिफ्ट, है ना, तो इसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये जो चेंजेस इन एसेट्स और लाइबिलिटी, कंट्री के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंज हो रहा है, उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उन्हें जो उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, चार चीज़ें पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो एसेट्स हमारे जो फॉरेन के जो कंट्रीज़, जो एमएनसीज वगैरह आती हैं ना इंडिया में आने के बाद, जो हमारे कंट्री के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें वो खरीदते हैं, और उसके मालिक भी वही होते हैं, उसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ हमारे इंडिया के शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं ना, तो उसमें वो क्या है, फुल पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें फुल डायरेक्ट ओनरशिप उनकी नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड हो गया हमारा लोन्स, जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स दूसरे हमने कंट्री को प्रोवाइड किए, श्रीलंका को हमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स दे दिए, या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ दिया है ना, तो लोन्स वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। और फोर्थ हमारा फैक्टर होता है बैंकिंग कैपिटल, यानी जो फॉरेन करेंसीज होती हैं ना, जो फॉरेन नेशनल्स में हम डिपॉजिट करते हैं, फॉरेन करेंसीज का जो लेन देन होता है, उसे हम बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। जैसे आपने डॉलर खरीद लिया, इंडिया से यूएस गए, आपने डॉलर वगैरह परचेज किए हैं कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल के अंदर उसे हम कंसिडर करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी क्लोज़ करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपको रिप्लाई करने की। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।